So you can see here, the first apparatus that I'm showing you is called as PMDI, or it is pressurized metered dose. डोज इनहेलर, और इसमें ये जो apparatus यहाँ पे चिपका हुआ है इसे हम कहते हैं PMDI, और उसके साथ एक और apparatus लगा हुआ है which you if you want you can use, if you don't want you cannot use it, इसमें ये जो apparatus यहाँ पे चिपका हुआ है इसे हम कहते हैं। So you can see here, the first apparatus that I'm showing you is called as PMDI, or it is pressurized metered dose inhaler, और इसमें ये जो apparatus यहाँ पे चिपका हुआ है इसे हम कहते हैं PMDI, और उसके साथ एक और apparatus लगा हुआ है which you if you want you can use, if you don't want you cannot use it, you might not use, and this is called as a spacer. तो एक एक्स्ट्रा, ये स्टेप नहीं आप कह सकते, स्टेप नहीं है इसके साथ जो लगता है जिसे हम कहते हैं स्पेसर। सो ये काम कैसे करता है, देखिए ये जो apparatus है आपका PMDI में एक गैस होता है जिसे हम कहते हैं HFA, राइट, हाइड्रोक्सी फ्लोरो अल्कालिन गैसेस, फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, HFA गैस होता है, और जब भी आप दबाएंगे इसको तो ये गैस बहुत स्पीड से बाहर निकलेगा इसमें से, और ये क्या करेगा, इट प्रोपेल्स द ड्रग। तो whenever you press this PMDI, HFA hydroxyfluoroalkyl and this gas will come out with very fast speed, और उस स्पीड के साथ वो ड्रग को भी अपने साथ लेकर जाएगा, और आप इसको इनहेल कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे there is one condition that the pressing of PMDI should coincide with inspiration। मतलब जब भी आप इसको दबाएंगे तो जो दबाने का टाइम है और सांस अंदर लेने का टाइम है वो एक होना चाहिए, बिकॉज अगर आप सांस अंदर नहीं लेंगे तो आपके मुंह में ही चिपक जाएगा ड्रग, राइट। अब आपको पता है कि आई कैन आस्क एन एडल्ट लाइक यू एंड मी, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, बट कैन यू डू दिस विद अ किड? क्या आप एक बच्चे को ये समझा पाएंगे और ये काम करवा पाएंगे? नहीं। तो स्पेसर का यूज यही है, बच्चों में, किड्स में हम स्पेसर यूज करते हैं ताकि अगर कोइंसाइड ना कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, whenever I use PMDI there would be some deposition, चाहे आप कितना ही टाइम कर लो, कुछ ना कुछ ओरल कैविटी में डिपॉजिट होगा और लोकल साइड इफेक्ट होगा, राइट। जैसे कि अब if I'm taking steroids there would be candidiasis, and there is a reason why this spacer, it decreases deposition of drug in oropharynx, मतलब लोकल ड्रग डिपोजिशन को कम करता है। स्पेसर का ये दो काम है। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेसर का क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेसर। स्पेसर अपने आप में दवाई को नहीं लेके जाता, वो सिर्फ हेल्प करता है, इट ओनली हेल्प्स द PMDI। कहां हेल्प आता है? बच्चों में, राइट, बिकॉज दे कैन नॉट टाइम द इंस्पिरेशन एज वेल एज प्रेसिंग ऑफ द PMDI। सेकंड, इट डिक्रीजेस डिपोजिशन ऑफ ड्रग्स इन द ओरोफेरिंजियल कैविटी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज PMDI, एंड आज की डेट पे इनहेलेशनल रूट से यूज करने के लिए इसको बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। एंड फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल, इप्राट्रोपियम, ब्यूडेसोनाइड, स्टीरॉयड है ये, तो ब्रोंकियल आस्थमा में, COPD में यूज करने के लिए इनको कॉमनली हम यूज करते हैं PMDI। दूसरा, ड्राई पाउडर इनहेलर और रोटा हेलर। तो ड्राई पाउडर किसमें होता है? ये तो ब्रोंकियल आस्थमा में, COPD में यूज करने के लिए इनको कॉमनली हम यूज करते हैं PMDI। दूसरा, ड्राई पाउडर इनहेलर और रोटा हेलर। तो ड्राई पाउडर किसमें होता है? कैप्सूल में होता है। सो व्हाट यू डू, आप इसके अंदर एक कैप्सूल को डालेंगे और कैप्सूल को डालने के बाद इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे जो कैप्सूल है वो खुल जाएगा, उसमें जो पाउडर है वो बाहर आ जाएगा। पाउडर जैसे ही बाहर आएगा आप यहां पर अपना मुंह लगा करके जोर से अंदर खींचेंगे तो जो पाउडर है आपके लंग्स में चला जाएगा, राइट। ड्राई पाउडर इनहेलर, दिस इज लेस प्रिफर्ड नाउअडेज। आज की डेट पर ड्राई पाउडर इनहेलर कम यूज किया जाता है। ड्राई पाउडर इनहेलर, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय PMDI। ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा इफेक्टिव है, पर ऑब्वियसली इट इज मोर कॉस्टलियर, ज्यादा कॉस्टलियर है एज कंपेयर टू ड्राई पाउडर इनहेलर। वी कैन आल्सो यूज ड्रग्स लाइक साल्ब्यूटामॉल, इप्राट्रोपियम, इनके कैप्सूल लेकर के हम ड्राई पाउडर इनहेलर भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज देखते हैं, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या करता है? देखो, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। तो नेबुलाइजर में हम करते क्या है, ये जो ड्रॉपलेट्स मैं दिखा रहा हूँ, दिस ड्रॉपलेट्स आर नथिंग बट दिस इज लिक्विड ड्रग। तो मैंने क्या किया, मैंने नेबुलाइजर में लिक्विड ड्रग को डाल दिया,
और लिक्विड ड्रग को डालने के बाद ये जो पाइप है जो नेबुलाइजर में जा रहा है, इसके थ्रू मैं पास कराऊंगा कंप्रेस्ड गैस को। सो जब मैं कंप्रेस्ड गैस को पास कराऊंगा इस पानी के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, तो ये जो लिक्विड ड्रग है ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मिस्ट। सो गाइस, व्हेन आई पास दिस कंप्रेस्ड गैस थ्रू दिस लिक्विड, इट कन्वर्ट्स दैट लिक्विड ड्रग इनटू मिस्ट एंड देन द पेशेंट कैन इनहेल। तो ये मास्क लगा के वो इसको इनहेल करता है, तो इसे हम कहते हैं नेबुलाइजर। सो ये तीन तरीके हैं जिससे वी कैन गिव इनहेलेशनल ड्रग्स। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू डिस्कस about the different dosage form of drugs, right? Be it solid, semi-solid, liquid, and inhalational. The different routes of drug administration. तो भाई कौन कौन से रूट हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने बॉडी में ड्रग डाल सकते हैं? तो guys, if I talk about this topic, then going by the previous MCQs, पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन जनरल फार्माकोलॉजी में से आए हैं, लगभग 30 to 40 क्वेश्चंस दे आर ऑन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक गाइस। सो आई विल टेल यू कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो पूरे इंट्रोडक्शन टू जी फार्मा में सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, आपके टिप्स पे जो होना चाहिए। दैट टॉपिक इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ब्रॉडली सब क्लासिफाइड इनटू सिस्टमिक एंड लोकल। सिस्टमिक एंड लोकल। और देखो सिस्टमिक और लोकल में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? सपोज ये हमारा इंसान है, राइट? सपोज दिस इज आवर ह्यूमन बीइंग एंड ये उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ये उसका आर्टरियल सर्कुलेशन है, ये इसका वेनस सर्कुलेशन है। सो ये आर्टरी सर्कुलेशन है, ये वेनस सर्कुलेशन है। सिस्टमिक रूट का मतलब क्या होता है कि आप ड्रग कहीं पर भी दें, कहीं पर भी लगाएं, पर अगर आप ये चाहते हैं कि ड्रग इसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आए, उसके बाद इफेक्ट बनाए, देन वी कॉल इट एज सिस्टमिक रूट। सो अगर मैं ड्रग यहां पे लगाता हूं, यहां पे लगाया, तो आपको लग सकता है कि ये टॉपिकल रूट है या लोकल रूट है, पर नहीं, मैंने ड्रग को लोकली लगाया है, पर मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आए और फिर जाकर के, सपोज ये मेरा हार्ट है, राइट? ये मेरा हार्ट है और मैंने ये ड्रग स्किन में लगाया एक पैच के तौर पे, वहां से एब्जॉर्ब होकर आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा और यहां से जाकर के ये ड्रग आपके हार्ट में काम किया। तो भले ही मैंने लोकली लगाया है, पर यूज क्या है इसका? सिस्टमिक। तो मैं इसको लोकल यूज नहीं कहूंगा या लोकल रूट नहीं कहूंगा। पर वहीं पे अगर मैंने एक और ड्रग लगाया है, एक और ड्रग लगाया है, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे को यहीं पे चाहिए। मतलब सपोज कि मेरा हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को कोई स्किन में प्रॉब्लम है, सपोज मेरे को सोरियासिस है या मेरे को घाव है यहाँ पे कोई, तो मैंने उस घाव पे लगाया है, तो यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा ड्रग लगाने का वो क्या होगा? लोकल होगा। तो ये समझने वाली बात है। सिस्टमिक का मतलब क्या होता है? चाहे कहीं पर भी आप ड्रग लगाएं, अगर वो एब्जॉर्ब होकर के आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है और फिर किसी ऑर्गन पे काम करता है, उसे हम कहते हैं सिस्टमिक रूट। लोकल रूट जहां दिया वहीं रहा, वहीं काम किया और कहीं नहीं गया, दैट इज कॉल्ड एज लोकल रूट। सो दीस आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स गाइस, सिस्टमिक एंड लोकल रूट। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज systemic route of drug administration. Right guys, so systemic route of drug administration, so intranasal. So intranasal मतलब हमने क्या किया? नाक के अंदर ड्रग को स्प्रे के तौर पे डाला, राइट? सो इंट्रानेजल जो ड्रग हम यूज करेंगे वो सिस्टमिक रूट क्यों है? देखिए, whenever I'll talk about any route of drug administration, I'll talk about the benefit and the risk. तो जब भी हम किसी रूट की बात करेंगे तो उस रूट का बेनिफिट और रिस्क दोनों की बात करेंगे। इंट्रानेजल रूट का जो बेनिफिट है, इट इज फास्ट एक्टिंग, मतलब ड्रग बहुत जल्दी काम करेगा, प्लस दूसरा जो बेनिफिट है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल मतलब पेशेंट खुद लगा सकता है, उसको किसी नर्स की या किसी और की जरूरत नहीं है। तीसरा बेनिफिट ऑफ इंट्रानेजल रूट इज, बाय इंट्रानेजल रूट पेप्टाइड्स कैन बी गिवन फॉर सीएनएस इफेक्ट। देखो, पेप्टाइड्स को मैं यूज कर सकता हूं कहां इफेक्ट लाने के लिए? ब्लड ब्रेन बैरियर में। पेप्टाइड्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसको सपोज आईवी या आईएम रूट से दूंगा तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। सो दूसरे रूट से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे। तो अगर मैं इंट्रानेजल रूट से दूंगा तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास करके ब्रेन में काम कर सकता है। तो इसका तीसरा बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आप पेप्टाइड्स को यूज कर सकते हैं सीएनएस के इफेक्ट में। एग्जांपल्स याद रखने में आसानी होगी आपको। देखो, बेनिफिट और इसका रिस्क तो नहीं, बट इसको मैं कहूंगा ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब दिक्कत क्या है इसके साथ? ठीक है, दिक्कत यह है कि ओनली पोटेंट ड्रग कैन बी गिवन, मतलब जिन ड्रग्स का पोटेंसी बहुत ज्यादा है केवल आप उन्हीं को यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे ओनली लो डोज इज गिवन। मतलब यहां पे बहुत ज्यादा, भाई नाक में कितना दवाई डाल लोगे आप? बहुत कम, थोड़ा सा ही दवाई डाल सकते हो। तो अगर वो दवाई जो आप डालोगे बहुत ज्यादा पोटेंट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। सो अगर इफ एनी ड्रग इज लेस पोटेंट, आई कैन नॉट यूज इट बाय इंट्रानेजल रूट। नेवरदलेस गाइस, इंट्रानेजल रूट में, बिकॉज
peptides can be given, because peptides can be given. What are these peptides? See, desmopressin can be given by intranasal route, calcitonin can be given by intranasal route. So ये क्या है? ये पेप्टाइड है, राइट? गोजेरेलिन इज ऑल्सो पेप्टाइड। तो पेप्टाइड है, इस वजह से हम इनको इंट्रानेजल रूट से दे सकते हैं। एक और एग्जांपल है आपका फेंटानिल। देखो फेंटानिल ओपियोइड है, फेंटानिल इज ओपियोइड, इट इज नॉट अ पेप्टाइड, फिर भी हम देते हैं बिकॉज ये क्या है? फास्ट एक्टिंग है। सो दर्द को कम करने के लिए, फॉर एनाल्जेसिक पर्पस, आई कैन गिव फेंटानिल बाय इंट्रानेजल रूट। सो इनको देने के अलग अलग तरीके हैं। बहरहाल इसमें if I talk about what is that they want to know in your exams about these drugs is examples, right? Which are the drugs which can be given by intranasal route? This is what they can ask in your exams, guys. These are the future question points, right? So intranasal route. After intranasal route, now let's have a look at sublingual route. Sublingual route की बात करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी भी रूट में to begin with we'll have a look at the benefit of that route as well as drawback of that route. So we talk about benefit as well as drawback. And see guys, benefit and drawback. Benefit of sublingual route is, number one, it is a fast acting route. मतलब ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज सबलिंगुअल रूट जब आप टंग के नीचे ड्रग को लगाएंगे वो एब्जॉर्ब होकर तुरंत आपके हार्ट में पहुंच जाता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, मतलब इफेक्ट चुटकियों में दिखेगा, राइट? सो बेनिफिट फास्ट एक्टिंग है, प्लस सेकंड बेनिफिट इज ड्रग कैन बी स्पिटेड आउट आफ्टर एडिक्वेट इफेक्ट। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स कि अगर आपको सपोज आपने सबलिंगुअल टैबलेट लिया सरदर्द के लिए और आपका सरदर्द ठीक होने लग गया, टैबलेट अभी भी बचा हुआ है, आप उसको थूक दो ताकि उसका साइड इफेक्ट ना हो, ये एक ऑप्शन है आपके पास। पर ओरल टैबलेट ले लिया तो उसमें तो ऑप्शन नहीं होगा ये, राइट? तो दिस इज वन बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट गाइस, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो फॉर नाउ यू कैन राइट डाउन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, आई विल बी डिस्कसिंग इन अ शॉर्ट व्हाइल कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आखिरकार होता क्या है, राइट? सो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ड्रॉबैक क्या है सबलिंगुअल रूट का? देयर कैन बी टीथ डीके एंड डिसकलरेशन। तो दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो कलर चढ़ सकता है उनके ऊपर जो टैबलेट का कलर होगा, या फिर दांत सड़ भी सकते हैं। दूसरा, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ कार्डियक साइड इफेक्ट्स, बिकॉज अब याद करो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, whenever I take a sublingual route it is directly absorbed into my systemic circulation, that is into my heart. So that is why cardiac side effects would be more problem with sublingual route, right guys? So which are these drugs which are given by sublingual route? Let's have a look at some examples. For example, I can use sublingual nitroglycerin for acute angina. तो एंजाइना चेस्ट पेन होता है तो मुझे एकदम से रिलीफ चाहिए, एकदम से रिलीफ चाहिए, मतलब ड्रग क्या होना चाहिए? फास्ट एक्टिंग होना चाहिए। क्या फायदा हो रहा है? दूसरा, एर्गोटामाइन इन माइग्रेन। तो माइग्रेन में सरदर्द हो रहा है, और माइग्रेन का सरदर्द कैसा होता है जिसको होता है आप उससे पूछ सकते हैं। सबलिंगुअल रूट से लिया, तुरंत ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, तुरंत काम किया, रिलीफ मिला, राइट? एर्गोटामाइन। ब्यूप्रीनॉर्फिन इन ओपियोइड डिपेंडेंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं गाइस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आपके नर्सिंग एग्जाम्स में जहां तक मैंने देखा है ज्यादातर एमसीक्यूज एग्जांपल्स पे आते हैं, राइट? और कुछ कई बार वो प्रॉपर्टीज पे भी पूछ सकते हैं। एक सवाल ये पूछा था कि ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सा रूट फास्ट एक्टिंग है? ओरल था, रेक्टल था, सबलिंगुअल था। सबलिंगुअल इज अ फास्ट एक्टिंग रूट, राइट गाइस? तो हमने बात करा सबलिंगुअल रूट का। अब बात करते हैं ओरल रूट की बात करते हैं। तो देखिए, as we always do guys, even in case of oral route we'll talk about the benefit and drawback. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज द मोस्ट कॉमन रूट। भाई ज्यादातर ड्रग्स हम कौन सा रूट से लेते हैं? ओरल रूट। ऐसा क्यों? देखिए, why we take most of the drugs by oral route? The reason being, the benefit is it is the safest route, most convenient and cheapest. तो ये सबसे सेफ है। जब आप इंजेक्शन लेते हैं तो इन्फेक्शन होता है, दर्द होता है, ये सब नहीं होगा। मोस्ट कन्वीनियंट है, किसी की जरूरत नहीं है, टैबलेट लिया हो तो इंजेक्शन लेने में क्या, नर्स के पास जाओगे, वो लगाएंगे इन्फेक्शन, आई मीन सॉरी इंजेक्शन। चीपेस्ट, अगर आप इंजेक्शन या दूसरे लोगे, सिरिंज का खर्चा है, नीडल का खर्चा है, नर्स का खर्चा है, ये एक गिलास पानी का बस खर्चा है। पानी लिया, टैबलेट लिया, काम खत्म। Because it is safest, most convenient and cheapest, that is the reason why it is the most common route of drug administration. ये आने वाले समय में they can ask you this as an MCQ, right? So this is one of the biggest benefit of oral route. But the drawback, they have drawback also. And the first and the most important drawback is first pass मेटाबॉलिज्म। ये आपके एग्जाम्स में सवाल आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? Which route, if I give a drug, there would be first pass metabolism. So by oral route there is one drawback. Another drawback is the gastric हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है पेट में, स्टमक में एसिड होता है, एंड इट कैन ब्रेक सम ड्रग्स।
सो एक दिक्कत ये भी है, ड्रॉबैक इसका। तीसरा, देयर इज मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन। तो देखो, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है कम ज्यादा होता है अलग रूट से, पर सबसे जो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है, मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, मतलब पेशेंट टू पेशेंट, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम, तो ये जो वेरिएबिलिटी है पॉपुलेशन में, ये देखने को मिलता है किसके साथ? ओरल रूट के साथ। ऐसा क्यों? बिकॉज ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिन पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। एक, लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी, कितना लिपिड सॉल्युबल है। दूसरा, साइज, ओरल एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग्स का साइज छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा साइज है जैसे पेप्टाइड, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, राइट। लिपिड सॉल्युबिलिटी, साइज, फूड इनटेक, कई सारे ड्रग्स हैं जो कि खाना खाने के साथ अगर हम लेंगे तो खाना उनके एब्जॉर्प्शंस को लेट कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो ये एक फैक्टर है। तीसरा, अदर ड्रग इनटेक, तो अगर मैं एक ड्रग को किसी और ड्रग के साथ लूंगा तो उसमें दिक्कत हो सकता है, जैसे कि एंटासिड। भाई एसिड वाले जो दवाइयां हैं, दे कैन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स। सो ये हमेशा जब भी आप एंटासिड, किसी भी पेशेंट को एंटासिड प्रेस्क्राइब किया जाएगा, या आप वार्ड में, आप अभी ड्यूटी पे हैं, राइट, तो पेशेंट आपके पास आता है, पूछता है तो ये दवाइयां को कैसे लेना, तो आपको ये समझाना पड़ेगा उसको कि भाई एंटासिड जो है उसको किसी दूसरे दवाई के साथ नहीं लेना है, कम से कम 1 घंटा से 2 घंटे का गैप रखना है, राइट। देखो, कीप एटलीस्ट 1 to 2 hours गैप इन बिटवीन दोस, राइट। सो ओरल रूट, एज आई सेड, इट इज द मोस्ट कॉमन रूट एंड मोस्ट ड्रग्स आर गिवन बाय ओरल रूट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देने का कोई फायदा नहीं है, बट आई टेल यू समथिंग इवन मोर इंपॉर्टेंट, विच आर द ड्रग्स विच आर नॉट गिवन बाय ओरल रूट। तो यहाँ पे वो कौन से ड्रग्स हैं जिनको ओरल रूट से नहीं दिया जाता? सी दोज ड्रग्स आर नॉट गिवन विच हैव अ लार्ज साइज, ये बताया था मैंने। और जो लार्ज साइज ड्रग्स हैं वो हैं क्या? पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी ड्रग देखेंगे और उसका एंड हो रहा होगा टाइड से, जैसे कि ऑक्ट्रियोटाइड हो गया, नेसेरिटाइड हो गया, तो इनमें कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन दीज ड्रग्स लाइक ऑक्ट्रियोटाइड, नेसेरिटाइड? द ओनली थिंग कॉमन इज द एंड विथ टाइड, मींस ये पेप्टाइड है, मतलब आप इनको ओरल रूट से नहीं दे सकते। इफ एनी ड्रग एंड्स विथ ASE, एस, लाइक एस्पाजिनेस, रास्ब्यूरिकेस, तो अगर कोई भी ड्रग ASE से एंड होता है तो ASE का मतलब होता है कि ये ड्रग्स क्या हैं? एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स, तो इनको भी आप नहीं दे सकते। तीसरा, अगर कोई ड्रग एंड होता है MAB से, मैब, मतलब वो क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? वो भी पेप्टाइड्स हैं। बहुत सिंपल है guys। जैसे कि एप्सिक्सीमैब, रिटुक्सीमैब, किससे एंड हो रहा है? मैब से। तो जब भी आपको पूछे इनमें से कौन सा ड्रग ओरल रूट से नहीं दिया जाता, सो दिस इज एन MCQ दैट दे कैन आस्क यू, ड्रग्स नॉट गिवन बाय व्हिच रूट? Oral route. Drugs not given by oral route, many of the times you'll find the answer if they ask you just by looking at these things: Tide, ASE, and MAP. These drugs are never given by oral route. Right, guys? Now let's have a look at the next route, that is rectal. See, rectal and MAP. These drugs are never given by oral route. Right, guys? Now let's have a look at the next route, that is rectal. See, rectal administration of drug is not that preferred. Nevertheless, we'll discuss it. And rectal route of administration, there are obviously some benefits as well as drawbacks. See, benefit of rectal route of drug administration is irritant drugs, they can be given. Irritant drugs can be given. For example, irritants, agar aap oral route se denge, if I give irritant drug like esophageal irritant drug, then they can cause esophagitis and all those side effects. So rectal route irritants can be given. Dusra, it causes 50% lesser first pass metabolism than oral route. सो ओरल रूट से जितना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग का वेस्टेज होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने कहा है आपको, थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कस करूंगा। उसके मुकाबले ये 50% कम करता है। उसका कारण ये है कि ओरल रूट से, व्हेनेवर आई गिव अ ड्रग बाय ओरल रूट, 100% ऑफ ड्रग मूव्स इनटू पोर्टल सर्कुलेशन और लिवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। बट इफ आई गिव अ ड्रग बाय रेक्टल रूट, 50% गोज बाय पोर्टल सर्कुलेशन थ्रू द लिवर, सो 50% undergoes first pass metabolism, 50% directly goes into inferior vena cava, so there is no first pass metabolism, right, for 50% drugs. Drawback is rectal route is not a very convenient route of drug administration, right? It's not a very convenient route of ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें फॉर एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेक्टल डाइजेपम। रेक्टल डाइजेपम, सो डाइजेपम का जेल आता है और वो हम पेरेंट्स को सिखाते हैं, माता पिता को सिखाते हैं कि जब भी बच्चे को फेब्राइल सीजर हो, फेब्राइल सीजर मतलब बुखार के साथ होने के साथ कुछ बच्चों को दौरा पड़ता है, उसे हम कहते हैं फेब्राइल सीजर। सो फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन, तो ये बच्चों में होता है और इसके लिए रेक्टल डाइजेपम दिया जाता है, बहुत कॉमन है। तो देखो भाई,
बार बार बुखार होगा, बार बार दौरा पड़ेगा, तो हर बार तो लेकर नहीं आ सकते ना इमरजेंसी में। तो कई बार घर में है, बुखार चढ़ा, दौरा पड़ गया, तो तुरंत क्या करेंगे हम पेरेंट्स को सिखाएंगे रेक्टल डायज़ेपम लेकर के उसको रेक्टल रूट से लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पे आई लाइक टू टेल यू वन थिंग गाइस, दैट इज, सी आई टॉक्ड अबाउट 3 रूट्स इफ यू रिमेंबर। वन इज, एक सबलिंगुअल की बात करा मैंने, एक ओरल और ये रेक्टल। ये जो तीनों रूट है, एक चीज कॉमन है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन ड्रग्स को दिया जाता है, इसीलिए एक साथ हम इन्हें एंटरल रूट भी कहते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। दिस इज अ पॉसिबल एमसीक्यू, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, पीक्यू मींस प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटरल रूट। तो ये है। इनके अलावा जो बच गए अदर रूट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेंटरल, राइट। सो एंटरल को छोड़ के जो बाकी सब उन्हें कहते हैं पैरेंटरल, एंड पैरेंटरल these are other routes. For example, I'll tell you some like IV, subcutaneous, इंट्रामस्कुलर एटसेट्रा, और भी बाकी सारे हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब पैरेंटल रूट है, ये क्या है, एंटरल रूट है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गाइस। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज इनहेलेशनल रूट। देखो इनहेलेशनल रूट डोजेज फॉर्म मैंने बताया था आपको। अब इनहेलेशनल रूट का जो इस्तेमाल है, यूज है, इट कैन बी डन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट एज वेल एज लोकल इफेक्ट। तो हम इनको सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, लोकल इफेक्ट के लिए। अगर मैं सिस्टमिक इफेक्ट के लिए यूज करता हूं तो इनका, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, सिस्टमिक इफेक्ट में इनका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि दे आर फास्ट एक्टिंग एंड देयर इज नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बहुत जल्दी काम करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हियर अफ्रेजा देते हैं हम, अफ्रेजा इज इंसुलिन। सो इनहेलेशनल इंसुलिन कैन बी गिवन। ड्रग्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि हमारे लंग्स में देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बहुत बड़ा नेटवर्क है कैपिलरीज का, जहां पर ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। सो अफ्रेजा कैन बी यूज्ड बाय इनहेलेशनल रूट। वेयर इज लोकल इफेक्ट के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं फॉर इफेक्ट ऑन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। एंड दैट कैन बी फॉर एग्जांपल हियर, दैट कैन बी ब्रोंकोडाइलेटर्स जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल, इप्राट्रोपियम। हम स्टेरॉइड्स भी यूज कर सकते हैं बाय इनहेलेशनल रूट, राइट। सो गाइस दिस इज द इनहेलेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। अब बात करेंगे कुछ और सिस्टमिक रूट्स की जो कि पैरेंटरल हैं, इनहेलेशनल भी पैरेंटरल ही हुआ। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे कि हमेशा हम देखते हैं, एज ऑलवेज विल टॉक अबाउट द बेनिफिट एंड रिस्क। सीरियस बेनिफिट क्या है इंट्रावीनस रूट का? इंट्रावीनस रूट का बेनिफिट है लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन। देखो बाकी रूट में चाहे आईएम हो, सबक्यूटेनियस हो, इनहेलेशनल हो, वॉल्यूम एक प्रॉब्लम होता है, राइट। यहाँ पे दो, ऐसा नहीं है कि आप 10 लीटर दे देंगे, बट कंपेरेटिवली the volume that can be given by intravenous is much more as compared to intramuscular or subcutaneous. So large volume can be given by intravenous route. That is one benefit. Second benefit is, guys, intravenous route is overall the fastest acting route. मतलब ड्रग देने के बाद सबसे ज्यादा जल्दी इफेक्ट कहाँ आएगा, इसमें आएगा। इसलिए इंट्रावेनस रूट इज ऑलवेज प्रिफर्ड फॉर इमरजेंसी, राइट। सो इमरजेंसी में जब आपके पास, आप जब अपना एग्जाम पास कर लेंगे और इमरजेंसी में काम करेंगे, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कैनुला लगाना, राइट। सो कैनुला लगाना, क्योंकि कैनुला में क्या देंगे आप, इंट्रावेनस ड्रग्स देंगे। सो गाइस फास्टेस्ट एक्टिंग रूट है। तो देखो अगर फास्ट एक्टिंग की बात करो तो ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच रूट्स आर फास्ट एक्टिंग। सो देखो यहाँ पे इफ आई कंपेयर, I've already told you intravenous is the fastest acting, followed by सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे आता है इंट्रा ऑसियस, जो कि मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं। इंट्रा ऑसियस फॉलोड बाय इनहेलेशनल, फॉलोड बाय एंडोट्रैकियल, फॉलोड बाय सबलिंगुअल। तो आप एक चीज ध्यान करें यहां पे कि पैरेंटल रूट, ये सारे के सारे पैरेंटल हैं, ये क्या है, एंटरल है। सो ओवरऑल मोटा मोटी बात करें, सो मोटा मोटी फास्टेस्ट एक्टिंग इज आईवी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि एंटरल रूट में फास्टेस्ट एक्टिंग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, सबलिंगुअल। बस समझ भाई। तो ये क्वेश्चन है गाइस, ये इनफैक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटरल रूट में फास्टेस्ट एक्टिंग रूट कौन सा है, व्हिच इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज सबलिंगुअल। सो ये बेनिफिट्स हैं। रिस्क क्या है? सी देयर इज मोर रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। भाई टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? मैंने क्या किया, आई हैव गिवन दिस ड्रग इंट्रावेनस रूट से, सारा का सारा ड्रग मैंने डाल दिया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, एकदम से प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सो टॉक्सिसिटी का रिस्क भी तो बढ़ेगा, है कि नहीं? सो इंट्रावेनस रूट गाइस, देयर इज वन रिस्क, देयर इज मोर रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। अब देखिए यहाँ पे
एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सारे एग्जाम्पल्स मोस्टली इमरजेंसी वाले ड्रग्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट पीएसवीटी। पीएसवीटी पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ये इमरजेंसी है, यहाँ पे इंट्राविनस एडेनोसिन दिया जाता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, तो इसमें मैं क्या ही बताऊं, इसके तो नाम में ही इमरजेंसी है, तो यहाँ पे इंट्राविनस निकार्डिपिन दिया जाता है। अगर हम बात करें स्टेटस एपिलेप्टिकस की, तो यहाँ पे इंट्राविनस लोराजेपाम दिया जाता है। सो देखिए, गवर्नमेंट सेटअप में जब आप नर्स बनेंगे और मैनेजमेंट करेंगे, वार्ड में ड्यूटी पे होंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि इमरजेंसी होगा, पर जो डॉक्टर साहब होंगे वो कहीं और किसी दूसरे वार्ड में हैं, ड्यूटी पे हैं, और रात को दौरा पड़ गया पेशेंट को, स्टेटस एपिलेप्टिकस, और पेशेंट ना आ पाए, तो आप इतना ट्रेंड हो जाते हो कि आप खुद क्या करते हो, इंट्राविनस लोराजेपाम का शॉट लगा देते हो पेशेंट को। सो गाइस, नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेशेंट केयर में, राइट। डॉक्टर्स फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, अभी है नहीं है, पर हमेशा कौन रहता है पेशेंट के साथ, नर्सेस रहते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ आपको इतना तो आ जाता है कि इमरजेंसी में क्या करना है, बेसिक चीजें, राइट। सो ये है इंट्राविनस रूट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रा मस्कुलर रूट के बारे में। सो गाइस, लेट अस टॉक अबाउट इंट्रा मस्कुलर रूट, राइट, एंड सिमिलरली विल टॉक अबाउट, टू बिगिन विद, द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। सो इंट्रामस्कुलर रूट का बेनिफिट क्या है और रिस्क क्या है। देखिए, इंट्रामस्कुलर रूट बेनिफिट इज इरिटेंट्स कैन बी गिवन, सीबी, ये शॉर्ट फॉर्म है जो मैं अपने लेक्चर में यूज करता हूँ, सीबी मतलब कैन बी, सो यू शुड आल्सो गेट यूज्ड टू, ताकि आपका देखो काम आसान हो जाता है, राइट। सो इरिटेंट्स कैन बी गिवन। सेकंड, बाय इंट्रामस्कुलर रूट ऑयली मीडियम कैन बी यूज्ड। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑयली मीडियम आप इंट्रावेनस रूट से यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑयली मीडियम कैन कॉज हेमोलिसिस, बट हियर यू कैन यूज, हियर यू कैन यूज, बिकॉज ऑयली मीडियम करता क्या है, ऑयली मीडियम इट इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये एमसीक्यू आपको आ सकता है कि ऑयली मीडियम करता क्या है, ऑयली मीडियम इट इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दिस कैन बी अ प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन गाइस, राइट। रिस्क क्या है, देखो, ऑयली मीडियम अगर मैं यूज करूंगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो बढ़ेगा, बट इट इज पेनफुल। सो ये सेकंड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, कि ऑयली मीडियम में कोई भी इंजेक्शन देने से क्या होता है, दर्द होता है, पेन होता है। सेकंड, देयर कैन बी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। थर्ड, देयर कैन बी रिस्क ऑफ नर्व डैमेज, तो अगर सही प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया, राइट, एक्सीडेंटली अगर एंगल मोड़ दिया गया, तो उसमें नर्व का डैमेज हो सकता है। तो इंट्रामस्कुलर रूट से ये दिक्कतें तो रहती हैं। सो इंट्रामस्कुलर रूट से बहुत सारे ड्रग्स हम दे सकते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो आप दे सकते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं जो मैंने आपको कहा था, ओरल रूट से पेप्टाइड्स आप नहीं दे सकते, बट वही पेप्टाइड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। आप एड्रेनालिन दे सकते हैं, सो यू कैन गिव एंटीबायोटिक्स, यू कैन गिव पेप्टाइड्स, यू कैन गिव एड्रेनालिन, राइट गाइस। सो इट इज गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट, इट इज गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट। तो ये इंट्रामस्कुलर रूट का डिटेल्स है गाइस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सबक्यूटेनियस रूट। सो पहले की तरह सबक्यूटेनियस रूट में हम क्या देखेंगे, आपने सही गेस किया, हम देखेंगे बेनिफिट क्या है और रिस्क क्या है। देखिए, बेनिफिट क्या है सबक्यूटेनियस रूट का, देयर इज स्लो एब्जॉर्प्शन, भाई ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, मतलब लंबे समय के लिए काम करेगा। सबक्यूटेनियस रूट से कोई भी ड्रग अगर आप इंजेक्ट करेंगे तो वो लॉन्ग एक्टिंग बन जाता है कंसिडरेबली, राइट। सो सबक्यूटेनियस रूट गाइस, देयर इज स्लो एब्जॉर्प्शन, दैट इज व्हाई इट बिकम्स लॉन्ग एक्टिंग। व्हेयरएज रिस्क क्या है, सी, इरिटेंट्स जो होते हैं, इरिटेंट्स कैन नॉट बी गिवन, तो आप इरिटेंट्स को इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, ना कि इस रूट से, बिकॉज अगर आपने दिया तो वो इरिटेंट्स क्या कर सकते हैं, वो इरिटेंट्स दे कैन कॉज स्किन नेक्रोसिस, राइट। सो स्किन का नेक्रोसिस कर सकते हैं इरिटेंट्स, तो ये ड्रॉबैक है आपके सबक्यूटेनियस रूट के साथ। एक और बेनिफिट मैं बताना भूल गया आपको, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पेशेंट खुद लगा सकता है दवाई अपने आप, कितना बड़ा बेनिफिट है, देखो, राइट। सो एग्जांपल्स देखो, सबक्यूटेनियस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन आपको हमेशा दिख जाएंगे पेशेंट अपने इर्द गिर्द जो कि खुद इंसुलिन लगाते हैं, अपने पेट पे ज्यादातर लगाते हैं, राइट, सबक्यूटेनियस रूट से। इंसुलिन है, पेप्टाइड्स की जो मैंने बात करी थी, राइट, वो आप लगा सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। इवन एड्रेनालिन को भी आप यूज कर सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। सो ये सारे ड्रग्स हैं जो कि सबक्यूटेनियस रूट से हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और रूट की, जिसे हम कहते हैं ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल मतलब आप ड्रग को लगाएंगे कहां पे, ट्रांसडर्मल मतलब आप ड्रग को लगाएंगे स्किन पे, पर वो स्किन में से एब्जॉर्ब होगा और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में काम करेगा। देखो, ट्रांसडर्मल रूट, तो ये दिखता कैसे, देखो ये जो स्किन पे आप लगाते हैं ना, ये इस ड्रग को हम कहते हैं पैच कहते हैं, ट्रांसडर्मल पैच कहते हैं। और दिखता कैसे है, ये बैंडेड की तरह दिखता है, भाई बैंडेड तो देखा होगा आपने, तो उसी बैंडेड की तरह ब्राउन कलर का होता है, उसको आपने चमड़ी पे चिपका दिया और दिन भर भूल गए अपने आप, ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है। सो ट्रांसडर्मल पैच जो है, जो स्किन में लगाते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रांसडर्मल पैच? सो देयर आर टू थिंग्स, राइट, एज वी ऑलवेज डिस्कस, देयर इज ऑब्वियसली बेनिफिट एंड देन
there is risk. So we need to have a look at both benefit as well as risk. Now here, if I talk about benefit of transdermal route, so guys, transdermal route से भी slow absorption होता है और यहाँ पे बहुत slow होता है, इसलिए drugs they become very long acting. कई बार जो ड्रग्स हैं 2 दिन 3 दिन तक भी काम कर सकते हैं, इतने लॉन्ग एक्टिंग बन जाते हैं ट्रांसडर्मल रूट से. एंड ईज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब वही सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, किसी की जरूरत नहीं है, खुद आपने निकाला, पैच चिपका दिया, काम खत्म. पर ड्रॉबैक क्या है? रिस्क तो नहीं, ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी यूज्ड. तो देखो, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए ड्रग का लिपिड सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये बेनिफिट है आपके ट्रांसडर्मल और ड्रॉबैक है ट्रांसडर्मल रूट का. सो ट्रांसडर्मल रूट के जो एग्जांपल्स हैं, कुछ ड्रग्स, जैसे कि निकोटिन का पैच हम कहाँ यूज करते हैं? सोचो कहाँ यूज करते हैं निकोटिन का पैच? स्मोकिंग डिपेंडेंस में यूज करते हैं. स्मोकिंग डिपेंडेंस में तो एक पैच लगा दिया आपने, दिन भर की छुट्टी है, दिन भर वो धीरे धीरे यूज एब्जॉर्ब होता रहेगा. पर इनके साथ एक दिक्कत ये है, इनका जो दूसरा ड्रॉबैक है, ये जो पैच है ये कॉस्टली है, ये महंगे बहुत है, राइट? तो निकोटिन पैच आप यूज कर सकते हैं. स्कोपोलामाइन पैच हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे? मोशन सिकनेस में आप ये यूज कर सकते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि ट्रांसडर्मल रूट से हम यूज कर सकते हैं. तो सिस्टमिक रूट में जितने मैंने आपको बताए, 3 बताए थे मैंने, सबलिंगुअल, ओरल और रेक्टल, जो कि क्या है? एंटरल है. उनके अलावा जो भी बच गए और जो मैंने आपको बताया वो क्या है? पर एंटरल है, राइट? पेरेंटल है. और आई गेस अब बात करते हैं लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमने सिस्टमिक की बात करी, राइट? अब लोकल की बात करते हैं. लोकल में सबसे पहला है टॉपिकल. तो टॉपिकल में 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं. नंबर 1, टॉपिकल कहाँ लगाते हैं आप? स्किन में लगाते हैं, चमड़े में. सो स्किन में आप ड्रग लगाते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स आर अप्लाइड ऑन द स्किन, एंटीबायोटिक्स आर अप्लाइड. तो स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आप लगाते हैं स्किन में. इन ड्रग्स को अगर इफ यू अप्लाई बाय रबिंग मतलब अगर आप इसको घिस के लगाते हैं, अगर आप घिस के लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं इनंक्शन. तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है जो आपने याद रखना है. इनंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप एक टॉपिकल ड्रग को स्किन में घिस के लगाते हैं फ्रिक्शन के साथ, उसे हम कहते हैं इनंक्शन, राइट? तो स्किन में आप लगा सकते हैं टॉपिकली, और कहाँ दे सकते हैं? आई में दे सकते हैं. आई में कौन से ड्रग यूज होते हैं? एंटी ग्लाउकोमा ड्रग यूज होते हैं, स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, एनाल्जेसिक्स यूज होते हैं पेन के लिए, राइट? सो ये आई में यूज होते हैं टॉपिकली. और कहाँ यूज होते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन पे. तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे ओरल कैविटी में यूज होगा. सो फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी में कैंडिडियासिस है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. या फिर इंट्रावेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन ही हो गया. ब्लडर के अंदर आपने डाल दिया ड्रग. तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए, ब्लडर में हम क्या करेंगे? ड्रग को इंट्रोड्यूस करेंगे ब्लडर में विथ अ कैथेटर. तो जब आप बॉडी के अंदर कभी भी ड्रग को डालेंगे थ्रू अ फोरामेन, तो एक छेद के थ्रू, तो आप यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर के अंदर डाल रहे हैं, या फिर आप कान के छेद के थ्रू ड्रग डालेंगे, या नाक के छेद के थ्रू ड्रग डालेंगे. तो ये जो अगर आप एक फोरामेन के थ्रू ड्रग को डालते हैं, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इंस्टिलेशन कहते हैं. सो इंस्टिलेशन एक ब्रॉड वर्ड है, और इंस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? जब बॉडी के अंदर आप ड्रग डालें, किसके थ्रू? एक छेद के थ्रू, फोरामेन के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टिलेशन कहते हैं, राइट? सो ये आपका हुआ टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट देखते हैं इंट्रा आर्टरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो इंट्रा आर्टरियल रूट का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल, मैं समझाता हूं आपको. सपोज ये आपका एक ऑर्गन है, ये आपका एक ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है, और इस ऑर्गन को एक आर्टरी सप्लाई करती है. अब मैं क्या करूंगा? ड्रग को इस आर्टरी के अंदर डाल दूंगा, और ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्गन पे काम करेगा, बाकी बॉडी के पार्ट्स पे काम नहीं करेगा. मतलब लेसर साइड इफेक्ट, लेसर टॉक्सिसिटी विल बी सीन. एंड दिस इज व्हाट वी डू. व्हिच ड्रग्स आर गिवन लाइक दिस? एंटी कैंसर ड्रग्स. तो ज्यादातर हम एंटी कैंसर ड्रग्स, कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स को हम देते हैं बाय इंट्रा आर्टरियल रूट, राइट? सो इंट्रा आर्टरियल रूट से जब भी आप ड्रग को देंगे तो यहां पे होगा क्या? एक तो लोकल इफेक्ट आएगा, एंड देयर वुड बी लेसर टॉक्सिसिटी, प्लस देयर वुड बी नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. तो एक सवाल आपको ये पूछा जा सकता है कि इंट्रा आर्टरियल भाई, आप ये दिमाग में, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर आपने तो कहा कि इंट्रावीनस सिस्टमिक है, इंट्रा आर्टरियल लोकल क्यों है? समझो ध्यान से बात को. जब भी आप आर्टरी में ड्रग को डालेंगे तो वो कहां जाएगा? एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाएगा जहां पे वो सप्लाई कर रहा है. पर जब आप वेन में ड्रग को डालेंगे तो वो चारों तरफ जाएगा. देयर इज अ रीजन व्हाई इंट्रा आर्टरियल इज नॉट सिस्टमिक. सो ये आपके सवाल आ सकता है कि कौन सा PQ, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, इनमें से कौन सा
जो है सिस्टमिक नहीं है, इंट्रा आर्टियल। सेकंड सवाल आपको ये आ सकता है, कौन से ड्रग्स को दिया जाता है? एंटी कैंसर ड्रग्स। राइट, ऐसे दो चीजें आपने याद रखनी है इंट्रा आर्टियल रूट में। नेक्स्ट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट से इंट्रा आर्टिकुलर रूट में जो ड्रग है, ड्रग को कहां दिया जाता है? जॉइंट्स में। सो ड्रग्स दे आर इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट्स, दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर रूट। फॉर एग्जांपल, सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टीरॉइड्स इन केस ऑफ रूमाटॉइड आर्थराइटिस। तो स्टीरॉइड्स को जब आप रूमाटॉइड आर्थराइटिस में इंजेक्ट करते हैं जॉइंट्स के अंदर, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है? लोकल इफेक्ट आएगा और लेसर टॉक्सिसिटी होगी। तो देखो, मैं अगर स्टीरॉइड्स को लूंगा सिस्टमिक रूट से, तो वहां पे इफेक्ट उतना नहीं आएगा, पर टॉक्सिसिटी का रिस्क ज्यादा होगा, राइट? सो इंट्रा आर्टिकुलर कहते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट वन हियर गाइस, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राथिकल रूट। तो देखो, इंट्राथिकल रूट का मतलब क्या होता है? इंट्राथिकल रूट मींस आई टेक द ड्रग एंड आई इंजेक्ट इट टू द सब अरेक्नोइड स्पेस। तो आपने ड्रग को लिया और कहाँ इंजेक्ट कर दिया? सब अरेक्नोइड स्पेस में। तो इसे हम कहते हैं इंट्राथिकल रूट। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि अपने को लोकल सीएनएस इफेक्ट मिलता है। तो इसमें आप सोचो कौन सा ड्रग को हम यूज करते हैं। सब सपोज मैंने कोई ड्रग दिया इंट्राविनस रूट से या इंट्रामस्कुलर रूट से, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा, पर अगर मैं इंट्राथिकल से दूंगा तो वो काम कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव माइनोग्लाइकोसाइड्स, सो आप उसको सीएनएस इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। आप लोकल एनेस्थेटिक्स को भी दे सकते हैं फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, राइट? सो इंट्राथिकल रूट। सो ज्यादातर आपके एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है कि सब अरेक्नोइड स्पेस में या स्पाइनल स्पेस में जब भी ड्रग को हम इंजेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? ये क्वेश्चन आएगा, ये आया है आपके एग्जाम में, राइट गाइस? तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक को खत्म करूं, एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए, सिस्टमिक रूट में मैंने बताया था आपको इंट्राविनस रूट, बट इंट्राविनस एक्सेस जब पॉसिबल नहीं होता, whenever intravenous access is not possible, तब हम क्या कर सकते हैं? ये यूजुअली होता किन में है? नियोनेट्स में। नियोनेट्स में जिनकी उम्र 28 दिन से कम होती है, बहुत छोटे बच्चे। तो इनमें आप इंट्रा ऑसियस, नियोनेट्स में जिनकी उम्र 28 दिन से कम होती है, बहुत छोटे बच्चे, तो इनमें आप इंट्रा ऑसियस या इंट्रा मेडुलरी रूट से भी ड्रग दे सकते हैं। तो इंट्रा ऑसियस या इंट्रा मेडुलरी का मतलब क्या है? यू इंजेक्ट द ड्रग इनटू बोन मैरो, राइट? सो ड्रग को आप बोन मैरो में डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे और वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सबके लिए नहीं करते, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए करते हैं, जहां पे उनका वेन नहीं मिलता, कैनुला नहीं लगा पाओगे तो ड्रग कहां से लोगे, राइट? यस। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस इन इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। आई टॉक्ड अबाउट everything related to pharmacology, different branches of pharmacology, what is a drug, routes of administration, dosage form of drugs, everything guys, whatever is in this world, I've tried to discuss everything possible in your syllabus, right? So that's all in this part. Right, so at last what we'll do is we'll discuss some MCQs related to whatever we have discussed. तो क्वेश्चंस डिस्कस करने या प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होता है कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं और जब देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस उनमें से पूछे जा रहे हैं, हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दोस टॉपिक्स, देन व्हाट हैपेंस, यू टेंड टू रिमेंबर दोस इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक वन एमसीक्यू हियर। Pharmacotherapeutics is a branch that studies drug structure, drug use in disease, drug side effect, drug source. क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? देखो, मैंने आपको बताया था फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, याद करो, फार्माकोन थेरापिया, ड्रग इन सर्विस ऑफ डिजीज। सो ड्रग को जब डिजीज में हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। सो ड्रग यूज इन डिजीज, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स को ड्रग के स्ट्रक्चर, साइड इफेक्ट, सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। सो ड्रग है, कौन से बीमारी में यूज हो रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज व्हाट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इज। तो मैंने आपको बताया था अपने नर्सिंग में बेसिक एमसीक्यूज आते हैं और आपको चीजें समझ में आनी चाहिए तो आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्फिन इज अ ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम। सो ड्रग का सोर्स बताया था मैंने आपको, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस। ये तो बहुत आसान है, मॉर्फिन कहां से डिराइव होता है? प्लांट। प्लांट, और उस प्लांट को हम कहते हैं पॉपी प्लांट। मॉर्फिन इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। तो सोर्स पे ऐसे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं और मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चंस, व्हिच ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच सोर्स। नेक्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया इज फॉलोड बाय। देखो, इंडियन फार्माकोपिया को कौन फॉलो करता है ज्यादातर? मैंने आपको बताया था ड्रग कंपेंडिया दो होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ड्रग फॉर्मुलरी। इंडियन फार्माकोपिया को कौन फॉलो करता है? ड्रग मैन्युफैक्चरर्स और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। और ड्रग फॉर्मुलरी को कौन फॉलो करता है? डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स फॉलो करते हैं नहीं, नर्सेस नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कौन फॉलो करता है? ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, राइट? तो ये सवाल, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी ड्रग इज अ ड्रग ऑफ अ ग्रुप दैट इज। तो प्रोप्राइटरी ड्रग होता क्या है? यूज एज रेफरेंस, मोस्ट टॉक्सिक, मोस्ट एफिकेशियस, यूज एज फर्स्ट ड्रग इन अ डिजीज। अब याद करो, प्रोप्राइटरी ड्रग मैंने क्या कहा था? पहला ड्रग या जो पेरेंटल ड्रग है
एक क्लास में एक ड्रग को लेते हैं और उससे हम बाकी ड्रग्स के बारे में सब कुछ याद रखते हैं। मतलब वो जो एक ड्रग है वो क्या बन जाता है, देखो वो ड्रग बन जाता है रेफरेंस ड्रग। यहाँ पर टॉक्सिसिटी, एफिकेसी, इन सब से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो वर्ड्स में बताऊंगा आपको वही एग्जाम में पूछेंगे, पर समझ वही रहेगी। उसके पीछे के जो समझ है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट वुड रिमेन सेम। राइट, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव गिवन दिस एमसीक्यू। रेफरेंस ड्रग मतलब उस ड्रग से हम बाकी ड्रग्स का पता लगाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी ड्रग। राइट, तो ये मैंने आपको डिस्कस किया है, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। ड्रग शेड्यूल मैंने आपको बताया था, एंटीबायोटिक्स आर कवर्ड अंडर व्हिच शेड्यूल। जैसे एंटीबायोटिक्स के लिए एक नया शेड्यूल आया जो बताया था मैंने, H1, और वहां पे जो RX होता है कौन से कलर में लिखा जाता है, रेड कलर में। सो ड्रग शेड्यूल में डिटेल में कवर किया है मैंने, राइट गाइस। सो एक सवाल आ सकता है आपको, विच फॉर्म ऑफ ड्रग हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आफ्टर टॉपिकल एप्लीकेशन। देखो टॉपिकल एप्लीकेशन में कौन सा ड्रग है जिसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्रीम होगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है बाय सिस्टमिक रूट। तो देखो ये पॉइंट मैंने जानबूझ करके आपको थियरी में नहीं बताया, बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू वन इन्फॉर्मेशन। एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप कितने भी किताबें पढ़ लो, कितने भी लेक्चर्स लगा लो, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को या तो आप गेस वर्क से अटेम्प्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है और 100 क्वेश्चन है तो उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाउंसर होंगे, उनको आप छोड़ सकते हैं। राइट, सो बट ये पॉइंट आप ऐड कर लेना आपकी थियरी में, जो मैंने आपको अभी बताया कि क्रीम सबसे ज्यादा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है। राइट, और ये करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये ऐसा होता है, चाहे आपके मेडिकल पीजी का एग्जाम हो, नर्सिंग का एग्जाम हो, हर एग्जाम में होता है। ड्रग्स गिवन बाय इनहेलेशनल रूट, तो क्या इनहेलेशन रूट से जब भी हम ड्रग देते हैं तो क्या फायदा होता है, याद करो मैंने क्या बताया था। लंग्स में कैपिलरी नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, जिससे ड्रग बहुत जल्दी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और बहुत जल्दी क्या होता है, फास्टर एक्शन होता है। राइट, मोर टॉक्सिसिटी, स्लो एब्जॉर्प्शन, मोर पोटेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे फास्टर एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में बहुत सारे हमने थियरी देखे, उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज या क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। तो ये मेरी सलाह रहेगी आपको, दिस वुड बी माय एडवाइस टू यू गाइस, कि व्हेनेवर यू फिनिश अ टॉपिक, राइट, व्हेनेवर यू फिनिश अ टॉपिक, इमीडिएटली और विद इन फ्यू आवर्स और वन डे एटलीस्ट यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट।